नमस्कार साथियों, जीके ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर पूछना है पढ़ाए हुए में से, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ठीक है, हम आज की टॉपिक पर चर्चा करते हैं राजस्थान का पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश की। ठीक है, ओके। तो आज आपका कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश टॉपिक है। सबसे पहले इसकी क्या देखते हैं हम, उत्पत्ति, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति कब और कहां से मानी जाती है। तो इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो उत्पत्ति हुई थी इसकी प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन काल में क्या मानी जाती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति मानी जाती है। और ये प्लीस्टोसीन जो काल था, ये काल नूतन महाकल्प, कौन सा, नूतन महाकल्प का क्या माना जाता है, भाग माना जाता है। नूतन महाकल्प में 2 काल आए थे, जिसमें एक कौन सा था, प्लीस्टोसीन काल, और ये किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इसको नूतन महाकल्प के अंतर्गत पढ़ते हैं, अर्थात इसमें इसका मानते हैं, इसकी उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, इसकी जो मुख्य उत्पत्ति मानी जाती है वो किससे मानी जाती है, गंगा व यमुना, गंगा व यमुना के निक्षेप से किसकी उत्पत्ति मानते हैं हम, अरावली पूर्वी मैदानी प्रदेश से क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। कौन से, गंगा व यमुना के निक्षेप से, मतलब ये नदी क्या कर लेके आई थी, अपने साथ मिट्टी बहा के लाई, जिससे क्या हुआ है, इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं क्या, विस्तार, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसका विस्तार कहाँ है, कितने जिलों में है, कितना माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है उसका विस्तार 10 जिलों में माना जाता है, अर्थात 10 जिलों के अंतर्गत इसका विस्तार आता है, जो 23.3% क्षेत्रफल में क्या है, फैला हुआ है। कितने में, 23.3% क्षेत्रफल है, उसके अंतर्गत पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। और यहाँ पर 39% क्या पाई जाती है, जनसंख्या भी पाई जाती है। क्या, जनसंख्या। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे तो आपको क्या मिल सकता है, 39 की जगह पर आपको कितना परसेंट मिल सकता है, 40% भी मिल सकता है। तो आप कह सकते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत 39% क्या पाई जाती है, जनसंख्या पूरे राजस्थान की। और क्षेत्रफल कितना आता है इसके अंतर्गत, 23.3% क्षेत्रफल आता है, जिनका हिस्सा कितने जिलों में पाया जाता है, 10 जिलों में इसका हिस्सा पाया जाता है। इसकी जो उत्पत्ति थी वो गंगा और यमुना के निक्षेप से मानी जाती है, अर्थात इसका प्रमुख जो नदियां थी वो कौन सी थी, गंगा और यमुना के द्वारा मानी जाती है। और कौन से काल में इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी प्लीस्टोसीन काल में, इसकी उत्पत्ति हुई थी, जो नूतन महाकल्प का क्या है, एक भाग माना जाता है। ठीक है, इतना चलो ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। अब आगे ये क्या हो गई थी, इसकी उत्पत्ति कौन से काल में वो मानी जाती है, प्लीस्टोसीन काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कौन सी नदी के कारण, गंगा और यमुना नदी के निक्षेप से। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, इसकी विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं। किसकी विशेषताएं, पूर्वी मैदानी प्रदेश का। देखो पूरे जहां क्या आ जाए, मैदान आ जाए, तो वहां पर आप ज्यादातर ये देखेंगे कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा वाला प्रदेश कह सकते हैं, वाला प्रदेश। अर्थात राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जो जलोढ़ मृदा होती है वो क्या होती है, उपजाऊ। क्या होती है, उपजाऊ। तो हम कह सकते हैं उपजाऊ क्षेत्र वाला प्रदेश, अर्थात उपजाऊ क्षेत्र प्रदेश है। एंड जहां जलोढ़ मिट्टी है वो कैसी मानी जाती है, उपजाऊ। तो ये कह सकते हैं कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो कौन सा कैसा माना जाता है, उपजाऊ क्षेत्र प्रदेश के अंतर्गत आता है।
और जहां उपजाऊ मिट्टी होती है तो वहां सबसे ज्यादा कौन सा कार्य किया जाता है? कृषि संभावना अर्थात कृषि संभाव्य क्या है ये? प्रदेश। क्यों? क्योंकि मिट्टी कौन सी? जलोढ़। और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ। तो उपजाऊ होगी तो क्या होगी? यहाँ पर कृषि होगी अर्थात कृषि संभाव्य क्षेत्र माना जाएगा। जहां पर कृषि होगी तो वहां पर क्या मिलेगा? सर्वाधिक जनसंख्या प्रदेश। क्या माना जाता है? ये सर्वाधिक जनसंख्या प्रदेश भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जहां कृषि की जाती है वहां पर क्या करती है? जनसंख्या अधिक निवास करती है। और ये जनसंख्या अधिक निवास है इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्या है ये? प्रदेश। जनघनत्व वाला प्रदेश। प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसका जनघनत्व सर्वाधिक पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसका जनघनत्व क्या पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है। पूर्वी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है। क्या होती है? उपजाऊ। और जो भूमि उपजाऊ होगी तो वहां पर क्या की जाएगी? कृषि कार्य किया जाएगा अर्थात कृषि बहुत अच्छी होगी। और जहां कृषि होगी तो वहां पर क्या मिलेगी? अत्यधिक जनसंख्या मिलेगी। और जहां अत्यधिक जनसंख्या होती है तो वो क्या कहलाता है? सर्वाधिक जनघनत्व के अंतर्गत आता है। कौन सा क्षेत्र? पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये कहते हैं इसकी विशेषता है। अब बात करते हैं किसकी? जलोढ़ मिट्टी। किसकी? जलोढ़ मृदा की। अब जलोढ़ मृदा की बात करते हैं तो अन्य इनको किस किस नाम से जाना जाता है वो देखो। जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा को हम कह सकते हैं कौन सी? दोमट मृदा। एक नाम क्या होगा इसका? दोमट मृदा। नंबर 2 है, क्या कहेंगे इसको? कांप मृदा। क्या कह देंगे इसको? कांप मृदा। और एक नाम और इसका कौन सा? एल्फी सोल। कौन सा रे? एल्फी सोल। अर्थात आप कह सकते हैं कि जलोढ़ मृदा का कौन सा नाम? वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम क्या है उसका? एल्फी सोल है। कौन सी मृदा का? जलोढ़ मृदा का। ठीक है, इतना आगे बढ़े। चलो ठीक है, विशेषताओं के अंतर्गत आगे चलते हैं। जलोढ़ मृदा वाला क्या है? ये प्रदेश है। यहाँ पर क्या कौन सा क्षेत्र है? उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ क्षेत्र है तो यहाँ पर कृषि की संभावना अत्यधिक है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या अधिक निवास करती है इस प्रदेश में। अब आगे चलते हैं। आगे लेंगे कौन से? जलोढ़ मृदा के प्रकार। जलोढ़ मृदा के प्रकार। हम जलोढ़ मृदा के प्रकार लेते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके जलोढ़ मृदा के। वो देखिए, इसको एक मैप के अंतर्गत देखते हैं। ये देखो क्या है, हम स्थलाकृति लेते हैं। इस स्थलाकृति में हम देखते हैं तो ये जो क्षेत्र है पर्वत तटीय क्षेत्र, कौन सा? ये पर्वत तटीय क्षेत्र है। इसमें क्या पाए जाते हैं? कंकड़। कंकड़ अर्थात गोलासन कह दीजिए। क्या कह दीजिए? गोलासन। ऊपर से क्या आते हैं? पानी के साथ में पत्थर आते हैं और पत्थर टूट टूट के क्या होते हैं? यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रदेश को क्या कहा जाता है? भाबर प्रदेश। कौन सा प्रदेश बोला जाता है इसको? भाबर प्रदेश, जो पर्वत तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। फिर इसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो जो ये क्षेत्र आता है नीचे वाला, ये क्षेत्र, इसमें क्या पाया जाता है? दलदल। कौन सी मृदा पाई जाती है यहाँ पर? दलदल मृदा पाई जाती है। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात जलोढ़ मृदा के अंतर्गत इसको क्या बोलेंगे? तराई मृदा बोलेंगे। फिर ये जो भाग है कौन सा? ये उठा वाला भाग, ये भाग, यहां पर जो मृदा मिलेगी उसको कहते हैं प्राचीन जलोढ़ मृदा। प्राचीन जलोढ़ मृदा। और इस मृदा का नाम क्या है? बांगर। क्या नाम कहेंगे इसको? बागर, है ना?
बांगर कहेंगे। ठीक है, बांगर प्रदेश था, बांगर मिट्टी कहेंगे। और जो अंत में जो आता है कौन सा, ये क्षेत्र, इसको हम नाम देते हैं क्या, नवीन जलोढ़ मृदा। कौन सी, नवीन जलोढ़ मृदा। और इसका नाम क्या है, खाद्र प्रदेश। कौन सा, खाद्र प्रदेश। हम कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी है, जब पर्वतों से निकलती है तो अपने साथ में क्या लेकर आती है, पत्थर लेके आती है, तो तटीय क्षेत्र पर अर्थात पर्वतपदीय क्षेत्र में जमा करती है। क्या होते हैं वो, कंकर पत्थर गोलासन होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। ठीक है, फिर जैसे उसके आगे निकलती है तो वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दलदल, मतलब दलदल भाग पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तराई। फिर उसके थोड़ा आगे देखें तो ऊंचाई पर कौन सा मिट्टी मिलेगी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, जिसे क्या कहते हैं, बांगर प्रदेश कहा जाता है। और उसके फिर नीचे वाले हिस्से पर मिलेगी कौन सी मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, जिसे खाद्र प्रदेश कहा जाता है। अब देखो बांगर जो प्रदेश मिलता है वो कौन से कहा मिलेगा, लूनी बेसिन में। लूनी बेसिन प्रदेश है वो कौन सी मिट्टी का प्रदेश माना जाता है, बांगर मिट्टी प्रदेश माना जाता है। और खाद्र जो प्रदेश है वो कहाँ मिलेगा, चंबल बेसिन। कहाँ मिलेगा, चंबल बेसिन में। प्रश्न पूछ लिया जाए कि नवीन जलोढ़ मृदा है वो राजस्थान के कौन से नदी बेसिन में पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, चंबल नदी बेसिन होगा। क्या होगा, चंबल नदी बेसिन इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्या थे, जलोढ़ मृदा के प्रकार थे। समझ में आ गया। आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो ठीक है, मिटाता हूं इसको। अब इसके आगे हम बात करेंगे क्या, पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे, पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण। पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण। देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसको हम मुख्यतः है ना कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटकर क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। कितने भागों में, 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। अब देखो 3 भाग कौन कौन से हैं वो देखना है अपना। सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे तो किसके रूप में पढ़ेंगे, चंबल बेसिन क्षेत्र अर्थात प्रदेश। ठीक हो गया एक भाग। दूसरा भाग इसका पढ़ेंगे बनास बाणगंगा, बनास बाणगंगा प्रदेश। और तीसरा इसको पढ़ेंगे कौन सा, माही बेसिन प्रदेश, माही बेसिन प्रदेश। अर्थात हम देखते हैं तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके वर्गीकरण को हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। और कौन कौन सा, चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। अब देखो इनकी प्रमुख विशेषता देख जाओ क्या है। चंबल बेसिन है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि यहाँ क्या पाए जाते हैं, बीहड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बीहड़, आगे बता देंगे इसका। बाणगंगा है, यहाँ पर कौन कौन से प्रदेश पाए जाते हैं, खेराड़ प्रदेश। कौन से, खेराड़ प्रदेश। दूसरा जो प्रदेश है वो कौन सा, रोही दोआब प्रदेश, रोही दोआब प्रदेश। ये पढ़ेंगे इसकी प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत। और माही बेसिन के अंतर्गत पढ़ते हैं तो कौन सा, 56 का मैदान, नंबर 2 कांठल का मैदान, और नंबर 3 कौन सा, बांगर का मैदान। ठीक है, 3। ये क्या है, इसकी मैदानों की प्रमुख विशेषता है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण को स्पष्ट करेंगे अर्थात उसको समझेंगे। चंबल बेसिन, बाणगंगा, बनास और माही बेसिन। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक एक का हम क्या बारी बारी से अध्ययन करते हैं। ठीक है, ओके, मिटाता हूं इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, चंबल बेसिन। कौन सा, चंबल बेसिन। देखो
ये माना क्या है, चंबल नदी, चंबल नदी। क्योंकि विशेषता में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बीहड़ पढ़ने वाले हैं कि बीहड़ होता क्या है, ये तो पढ़ेंगे हम बीहड़ होता क्या है। देखो जब चंबल नदी में क्या होता है, पानी की आवाज ज्यादा होती है, पानी ज्यादा आता है तो इसमें बाढ़ आती है, तो ये पानी क्या करता है, इधर फैलने लग जाता है। नदी के दोनों तरफ क्या होता है, पानी फैलता है, मतलब पानी ज्यादा आया तो पानी क्या हो गया, फैल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे नदी में क्या होता है, जल कम होता जाता है, तो ये पानी क्या आता है, फिर से नदी में आता है। क्या आता है, फिर से नदी में पानी आने लग जाता है। और जब ये पानी नदी में फिर से आता है तो अपने साथ में क्या लेके आता है, मिट्टी। और मिट्टी के अंतर्गत जब मिट्टी बहकर आती है तो क्या किसका निर्माण कर देती है, खाइयों का निर्माण कर देती है। अर्थात इसे क्या कह सकते हो आप, अवनालिका। अवनालिका का क्या कर देती है, निर्माण अर्थात अपर्दन, अपर्दन करती है। कौन से, पानी। जब पानी अधिक होता है तो फैल जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो क्या करता है, अवनालिका बना देता है। ठीक है, अब ये अवनालिका कैसे बनती है, ये जो ऐसे माना क्या बना देती है, एक शेप बना देती है। और इस शेप को क्या कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं। क्या, उत्खात भूमि भी कहा जाता है। किसको, इसको, मतलब ये जो आपस में इधर उधर जो खाइयां बना देते हैं तो क्या कहलाती हैं, उत्खात भूमि। नीचे वाला जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा, ये तो क्या कहलाता है, खादर। क्या कहलाएगा, ये तो खादर। और जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, डांग। क्या कहलाएगा, डांग कहलाता है। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि बीहड़ कहते किसे हैं, कि बीहड़ कहते किसे हैं। कई कहते हैं कि बीहड़ खाइयां होती हैं उसे बीहड़ कहते हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि बीहड़ होते हैं वो उनको कहा जाता है कि अवनालिका अपर्दन द्वारा जो खाइयां बनती हैं, अवनालिका अपर्दन द्वारा जो खाइयां बनती हैं उन्हें कहा जाता है क्या, बीहड़ कहा जाता है। और विश्व में जो सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करती है वो कौन सी नदी है, चंबल नदी। अर्थात चंबल नदी में विश्व का सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन होता है। ठीक है, बीहड़ जो क्षेत्र है वह सर्वाधिक कहां पाया जाता है, धौलपुर में। कहां पर, धौलपुर में। धौलपुर में के बाद में कौन, कहां पर, करौली। और करौली के अलावा एक और जिला है, कौन सा, सवाई माधोपुर। कौन सा, सवाई माधोपुर। इन तीन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, बीहड़ क्षेत्र पाया जाता है, जहां पर कौन निवास करते हैं, डाकू। आप यहाँ पर क्या लेते हैं, शरण लेते हैं। धौलपुर में क्या पाया जाता है, सर्वाधिक बीहड़ पाया जाता है। सर्वाधिक बीहड़ राजस्थान के कौन से जिले में पाया जाता है, धौलपुर में पाया जाता है। और जो ये तीन क्षेत्र हैं, तीन जिले, इन जिलों को क्या कहा जाता है, डांग प्रदेश भी कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि डांग प्रदेश के अंतर्गत तीन जिले कौन कौन से आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं वो, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, बीहड़ के अंतर्गत कुल 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। काफी अच्छा प्रश्न है कि बीहड़ के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्रफल आता है, तो 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर इसके प्रमुख जिले माने जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सब कहां पाए जाते हैं, धौलपुर में। और इन तीनों के प्रदेश को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, डांग प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, इतना ओके। अब बढ़ते हैं क्या आगे दूसरे प्रदेश की ओर। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। अब आगे तो पढ़ेंगे हम कौन सा, खेराड़ प्रदेश पढ़ेंगे। कौन सा, खेराड़। वर्गीकरण के अंतर्गत देखते हैं नंबर 2 कौन सा, खेराड़ प्रदेश। अब देखो खेराड़ प्रदेश कहाँ है, ये राजसमंद में एक जगह कौन सी, खमनोर, जहां से कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी निकलती है। और बहती बहती कहाँ चली जाती है, लास्ट में रामेश्वर। रामेश्वर के पास जाकर किसमें मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक जिला है, कौन सा,
भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में जगह है कौन सी? भीलवाड़ा में एक जगह है जहाजपुर। जहाजपुर, ठीक है। वहां से लेकर के जिला कौन सा? टोंक। इस क्षेत्र के बीच में क्या पाया जाता है? एक प्रदेश पाया जाता है जिसका नाम क्या है? खैराड़ प्रदेश। क्या है जिसका नाम? खैराड़ प्रदेश। आप कह सकते हैं कि बनास नदी पर, कौन सी नदी पर बना हुआ ये? बनास नदी बेसिन। अर्थात बनास नदी पर भीलवाड़ा के जहाजपुर से लेकर टोंक तक के जो प्रदेश है उसको कौन सा प्रदेश कहा जाता है? खैराड़ प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पर खेराड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है यहाँ पर? खैराड़ी बोली बोली जाती है। तो आपको मेन याद ये रखना है कि खैराड़ प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो भीलवाड़ा के जहाजपुर से लेकर टोंक तक के जो बीच का क्षेत्र है वो कौन सा है? खेराड़ प्रदेश है, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत वर्गीकरण में बनास बेसिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आगे दूसरा प्रदेश चलते हैं, दूसरे प्रदेश की बात करते हैं। आगे है रोही प्रदेश, रोही दोआब प्रदेश। देखो रोही दोआब प्रदेश है, एक नदी है जयपुर में, कौन सी जगह है? बेराट पहाड़ी। अर्थात बेराट की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और जो आगे जाके किसमें मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बेराट जगह कौन सी हो गई? जयपुर। जयपुर से लेकर के कहां तक? भरतपुर। जयपुर से लेकर के भरतपुर के जो बीच का क्षेत्र है, जयपुर से लेकर के भरतपुर के जो बीच का क्षेत्र है वह प्रदेश कौन सा कहलाता है? रोही दोआब प्रदेश कहलाता है। और ये जो नदी है कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये बाण गंगा व यमुना, यमुना दोआब क्षेत्र कौन सा है? गंगा व यमुना दोआब क्षेत्र माना जाता है। अर्थात एक तरफ बाणगंगा नदी, एक तरफ कौन सी है? यमुना नदी। जयपुर से लेकर के भरतपुर के जो बीच का हिस्सा है वो कौन सा कहलाता है? रोही दोआब प्रदेश कहलाता है, जिसको हम बाणगंगा बेसिन के अंतर्गत क्या करते हैं? पढ़ते हैं, जो एक प्रमुख उपजाऊ भाग है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कौन सा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है? माही बेसिन। कौन सा? माही बेसिन। माही बेसिन को देखना है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैप ले लेते हैं दक्षिण राजस्थान का। ठीक है, अब एक नदी निकाल के लेके आते हैं। ये कौन सी है? माही नदी। ठीक है, ये लो साहब माही नदी। माही नदी, अब देखो चर्चा कर रहे थे कि माही नदी पर क्या क्या बना हुआ है, तो वो देखते हैं। इसमें माही नदी के पास में ये जो क्षेत्र है कौन सा? प्रतापगढ़ वाला। प्रतापगढ़ वाला ये कौन सा प्रदेश कहलाता है? कांठल का मैदान या प्रदेश, या प्रदेश या कह दीजिए, अर्थात मैदान कह दीजिए। कौन से जिले में आता है ये? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंतर्गत क्या करते हैं? इसको पढ़ते हैं। अर्थात माही बेसिन का एक जो प्रमुख हिस्सा है कौन सा? कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में आता है और माही नदी के उत्तर की ओर पड़ता है। ठीक है, अगला जो भाग है वो कौन सा है? ये जो क्षेत्र हो गया, ये कौन सा मैदान बोलेंगे इसे? छप्पन का मैदान। कौन सा मैदान कहेंगे? छप्पन का मैदान, जो 56 नदी नालों का क्या है? समूह माना जाता है। 56 नदी नालों को क्या माना जाता है? समूह। कहां, कौन कौन से जिले में है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंतर्गत कौन सा 56 मैदान आता है? 56 का मैदान आता है।
अब ये इसमें देखना है कांठों का मैदान केवल प्रतापगढ़ में आता है, जबकि छप्पन का मैदान है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों में आता है। इसको क्यों बोलते हैं छप्पन का मैदान? क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, 56 नदी नालों का क्या मान मिलता है, समूह मिलता है, इसलिए छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है, आगे जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को कहा जाता है क्या, बांगड़ प्रदेश, अर्थात बांगड़ का मैदान भी कह दीजिए। बांगड़ का मैदान कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, ये तो कौन सा हो गया, डूंगरपुर, और ये नीचे वाला कौन सा हो गया, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा दोनों जिलों में क्या पाया जाता है, इसका अस्तित्व पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, बांगड़ का मैदान कहते हैं। इसी क्षेत्र के पास में कौन सा लगता है, एक मेला लगता है, कौन सा, बेणेश्वर। बेणेश्वर का प्रसिद्ध मेला लगता है, जिसे क्या आदिवासियों का क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है। किसका कुंभ है ये, आदिवासियों का कुंभ, जो 3 नदियों के संगम पर बनाया था। त्रिवेणी संगम यहाँ पर बनता है, माही, सोम और जाखम पर मिलकर बनता है ये संगम। ठीक है इतना। अब ये जो माही बेसिन है, इस बेसिन को पुष्प बेसिन भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पुष्प बेसिन किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि जो माही बेसिन है, माही बेसिन को किस नाम से जानते हैं, पुष्प बेसिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है इतना समझ में आ गया, आप इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। तो ये क्या था, राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश था। और अब आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले प्रदेश की। धन्यवाद।